गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स में हम सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। किसके? कार्ल मार्क्स के, जो कि एक पाश्चात्य विचारक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या है, साम्यवाद की थ्योरी दी थी। इसमें हमने इसका पहला सिद्धांत किया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और दूसरा सिद्धांत किया इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नीतिवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद का सिद्धांत। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या नीतिवाद का सिद्धांत अपना टॉपिक चल रहा था, और इसमें हमने यह लिखा था कि मनुष्य के यानी विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 4 अवस्थाएं यानी बीत चुकी है, और शेष 2 अवस्थाएं क्या है, शेष 2 अवस्थाएं क्या है, आनी बाकी है। इस प्रकार हमने 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था की यानी आदिम साम्यवादी अवस्था, यानी प्रारंभ में मनुष्य कैसा था, आदिम साम्यवादी अवस्था। इस पिछले वीडियो में ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था में मनुष्य का स्वभाव क्या था, सरल था, और क्या है, वह पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता था। यानी मनुष्य क्या है, यानी झुंड में रहता था, और उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी, और क्या है, वो शिकार द्वारा या कंद मूल खाकर अपना गुजारा करता था। और इसके साथ ही यानी मनुष्य झुंड में रहता था, क्योंकि वो अपनी जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए। इस प्रकार क्या है, आदिम साम्यवादी अवस्था में मनुष्य का जीवन क्या था, सरल था। फिर दूसरी अवस्था हमने की दास अवस्था। दास अवस्था में दास अवस्था यानी इस अवस्था में यानी क्या था कि दास अवस्था में कुछ लोगों ने यानी भूमि के स्थान को रहकर कहा कि यह जमीन मेरी है, और इस प्रकार यानी क्या है, जो चालाक लोग थे और बुद्धिमान लोग थे, यानी जो दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने क्या है, अधिक भूमि हथियानी, और जो यानी निर्धन और कमजोर लोग थे, उन्होंने उनको क्या है, बहुत कम या ना के बराबर जमीन मिली। और इस प्रकार क्या है, यानी दास अवस्था का युग प्रारंभ हो गया। और इसमें क्या है, यानी धीरे धीरे क्या है, समाज स्वामी और दास 2 अलग अलग वर्गों में यानी बढ़ गया। जो जमींदार लोग होते थे वो बलपूर्वक श्रमिकों से काम करवाते थे, बलपूर्वक उनकी जमीन यानी हड़प लेते थे। और इसके साथ ही अगली हमने अवस्था की, तीसरी अवस्था जो हमारी थी सामंती अवस्था। सामंती अवस्था यानी जमींदारी अवस्था। एक ही बात है, सामंत यानी जमींदार यानी पूंजीपति, यानी यूं कह सकते हैं कि जिसके पास अधिक जमीन हो या उत्पादन के समस्त साधनों पर, यानी पुलिस, न्यायालय, जेल और संपत्ति का यानी समस्त साधन किसके अधीन थे, पूंजीपतियों के अधीन, या यूं कह सकते हो जमींदारों के अधीन। यानी आदिम साम्यवादी अवस्था में यानी हथियार जो थे यानी पत्थर के थे और धनुष बाण थे, वो धीरे धीरे सामंती अवस्था में आते आते यानी क्या है, लोहे के हल और करके, और क्या है, उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया। कपड़े बुनने के उद्योग इत्यादि यानी चीजें बनाने के उद्योगों का यानी औद्योगिक विकास शुरू हो गया। इस प्रकार सामंती अवस्था में क्या है, लोहे के हल और आदि उद्योगों का विकास हुआ, और उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य
भूमि या उत्पादन के साधन या औद्योगिक जो उद्योग थे उन पर क्या है यानी सामंतों का अधिकार था। और दस्तकारियों द्वारा किसान कार्य, दस्तकारी का जो कार्य है, खेती का जो कार्य है वो किसान और दस्तकार यानी श्रमिक लोग करते थे। और किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। कैसे इस अवस्था में शोषण इतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में। इस अवस्था में शोषक और शोषित का संघर्ष निरंतर चलता रहा। यानी इससे यहाँ पर ये ध्यान रखोगे तीसरी अवस्था में शोषित व शोषित का संघर्ष निरंतर चलता रहा। यानी जो दास अवस्था में शोषण था वो सामंती अवस्था में धीरे धीरे बढ़ने लगा। और क्या है इसने यानी जो शोषण के बढ़ने का कारण ही पूंजीपति का अंत रहा है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। अगली जो अवस्था हम कर रहे थे वो क्या था, चौथी अवस्था जो हमारी पूंजीवादी अवस्था है। यानी इस अवस्था में दो गुट या यूं कह लो दो भाग यानी वर्कर हमारे सामने आए। यानी इसकी चौथी अवस्था थी पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था यानी क्या है, इस अवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग हमारे सामने उभरकर आए, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित। यानी शोषक जो क्या है उत्पादन के समस्त साधन क्या है, शोषक वर्ग यानी जमींदारी वर्ग या यूं कह लो पूंजीपति वर्ग या यूं कह लो सामंती वर्ग या यूं कह लो जिनके पास धन अधिक हो। यानी वो क्या है दो रूप उभरकर हमारे सामने आ गए, और पूंजीपति और श्रमिक। इसी प्रकार यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई और जिसने उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उसमें यानी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन का कारण उसने आज बताया है। यानी मनुष्य के आर्थिक जीवन में परिवर्तन उसके सामाजिक जीवन में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार आगे उसने कहा इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था। जैसा कि अपना पॉइंट है यानी क्या है पूंजीपति दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक। यानी क्या है जो पूंजीपति था वो उत्पादन के समस्त साधन किसके अधीन थे, उत्पादन के समस्त साधन किसके अधीन थे, पूंजीपतियों के अधीन थे। और श्रमिक वर्ग उन पर उनको खरीद नहीं सकता था। इस प्रकार दो वर्गों का उदय हुआ और इस अवस्था में वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। और श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते थे कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दर्शकों से अधिक अच्छी नहीं होती थी। यानी क्या है इसमें क्या है कि पूंजीपति वैसे तो स्वतंत्र थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसमें क्या है यानी उनकी स्थिति दासों जैसी ही थी। इस शोषण के परिणाम स्वरूप एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या है यानी सर्वहारा शोषित वर्ग। यानी सर्वहारा को हम श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं। यानी दो वर्गों का उदय हुआ यानी शोषक और शोषित। दो वर्ग का उदय हुआ, कौन से, शोषक व शोषित। शोषक वर्ग को हम पूंजीपति वर्ग या धनिक वर्ग भी कह सकते हैं और शोषित वर्ग को हम यानी क्या है श्रमिक वर्ग और क्या है सर्वहारा वर्ग। श्रमिक वर्ग या जो गरीब लोग हैं या यूं कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग जिसमें पूंजीपति वर्ग के अंत की संभावना यानी निहित थी। यानी क्या है शोषण ही पूंजीवाद के अंत का कारण बना। इसके साथ ही दो वर्ग उत्पन्न हो गए, लेकिन इस अवस्था में बहुमत श्रमिक वर्ग द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों के यानी क्या है इस युग में राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला और साहित्य का दर्शन होता है। यानी क्या है इस अवस्था में यानी शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी शोषण बहुत अधिक बढ़ गया था और श्रमिक क्या है शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे और कार्ल मार्क्स ने इसमें सहयोग दिया और उसने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा भी दिया। आगे क्या है अगला पॉइंट श्रमिक वर्ग
अधिनायकत्व की अवस्था, यानी श्रमिक वर्ग, यानी हम कह सकते हैं शोषित वर्ग, किसान वर्ग और इसके साथ ही यानी क्या है सर्वहारा वर्ग। इस प्रकार श्रमिक वर्ग के कई नाम है, यानी पूंजीवादी अवस्था ही श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व, यानी इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि शोषण किस प्रकार बढ़ा और श्रमिक वर्ग कैसे एकत्रित हुआ और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व यानी क्या है विजय, यानी विजय की संभावना को कैसे व्यक्त किया, कैसे विजय हुई, इस बारे में हम इस पॉइंट में अध्ययन करेंगे। यानी क्या है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था में, यानी इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा, यानी श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व, यानी इसमें हमारा पॉइंट क्या है कि श्रमिक वर्ग की जीत, यानी इसमें क्या है जो श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति के अत्याचारों से कम होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर देगा और पूंजीपति जो संख्या में कम है और श्रमिक वर्ग जो संख्या में अधिक है, यानी वो क्या है उसकी विजय की संभावना व्यक्त की है, यानी क्या है श्रमिक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। अधिनायकत्व यानी विजय, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की संभावना व्यक्त की है और इसके शोषण का कारण कौन बना है पूंजीपति। इस प्रकार यानी क्या है पूर्व अवस्था में इस प्रकार के अंतर में यानी दो लक्षण बताए हैं। इस प्रकार के समाज क्या है राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा और इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के दो वर्ग नहीं केवल एक श्रमिकों का वर्ग होगा। इसके साथ ही राज्य वर्गीय संस्था है और अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि दो वर्गों में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि पूंजीपति क्या है श्रमिक क्या है पूंजीपतियों के यानी शोषण से कल आकर उनके विरुद्ध क्रांति कर देगी और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया था। आप ये लोगे वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना यानी श्रमिकों की विजय, यानी हम क्या कह सकते हैं साम्यवाद। साम्यवाद का अर्थ ही क्या है वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करना, यानी श्रमिक वर्ग की विजय को दर्शाना और इसके साथ ही यानी उन्होंने कहा कि राज्य जो कि एक वर्गीय संगठन है पूंजीपतियों में यानी हित साधन करती है क्या है उसके अंत की संभावना व्यक्त की, यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श क्या है कार्ल मार्क्स ने रखा। इसके साथ ही इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा, यानी वितरण का सिद्धांत यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति करे। यह आप जरूर मेंशन करोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसकी कार्य के अनुसार यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे क्या है धन की प्राप्ति हो। इसी प्रकार यानी उसने क्या है राज्य के विलीनीकरण की बात कही, राज्य के लुप्त हो जाने की बात कही क्योंकि राज्य जो एक वर्गीय संगठन है वो पूंजीपतियों के हित का समर्थन करता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श रखा। इसके पश्चात यानी इतिहास की हम आर्थिक व्याख्या का निष्कर्ष पढ़ेंगे, यानी छठी अवस्था हमारी थी साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था, साम्यवाद यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, यानी जिसमें धर्म जाति लिंग और अमीर गरीब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा और इसके साथ ही यानी उनको उनके परिश्रम का उचित यानी भरपाई भी की जाएगी, यानी उनका शोषण नहीं किया जाएगा। और साम्यवादी अवस्था में यानी क्या है उसने राज्य के विलीनीकरण की बात की
जाता है। यानी शोषक और शोषित। शोषक कौन है? पूंजीपति जिनके पास धन अधिक है, और शोषित कौन है? जो श्रमिक वर्ग है या दास वर्ग है। इस प्रकार दोनों वर्गों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और संघर्ष के पश्चात पूंजीपति जो संख्या में कम है और श्रमिक जो अधिक है, और उनको संगठित करने के लिए यानी कार्ल मार्क्स ने सहयोग दिया, और उन्होंने श्रमिकों को जागृत करने का कार्य किया, और औद्योगिक उन्नति ने भी यानी विश्व के श्रमिकों को एक होने का, विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार जो श्रमिक वर्ग संख्या में अधिक थे, उन्होंने क्या है, अपने शोषण का कारण जो कि पूंजीपति थे उनके विरुद्ध क्रांति कर दी, और क्या है यानी श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व। यानी अंत में कार्ल मार्क्स ने कहा कि श्रमिक वर्ग जो संख्या में अधिक है उसके विजय की संभावना व्यक्त की। इसके पश्चात यानी उसने क्या कहा कि श्रमिक वर्ग के विजय के पश्चात साम्यवाद आ जाएगा, यानी वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना का आदर्श कार्ल मार्क्स ने रखा। और उन्होंने क्या कहा, ना कोई वर्ग होगा ना कोई राज्य होगा, क्योंकि राज्य तो एक वर्गीय संगठन है, हमेशा पूंजीपतियों का हित साधन करती है। इस प्रकार उसने क्या है, राज्य के विलीनीकरण की बात कही, और साम्यवाद में क्या है, किसी के साथ यानी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जो कार्य करेगा उसको उसकी योग्यता के अनुसार उचित पारिश्रमिक भी मिलेगा। इस प्रकार उसने वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया। अब हम आगे करेंगे यानी द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निष्कर्ष, यानी इतिहास का आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद के सिद्धांत का निष्कर्ष। यानी इतने पॉइंटों का अध्ययन करने, अवस्था का अध्ययन करने के पश्चात इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद के सिद्धांत का कौन सा निष्कर्ष, क्या क्या निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला है, सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्य के परिणाम नहीं होते। यानी क्या है, उन्होंने ये कहा कि यानी जो इतिहास में परिवर्तन होते हैं या सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा या महापुरुषों के कार्यों का परिणाम नहीं होते, बल्कि ना ही वे संयोगवश होते हैं, वे सामाजिक परिणाम के निश्चित नियम होते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक विकास या परिणाम के निश्चित नियम होते हैं, कोई भी विकास है वो संयोगवश नहीं होता, ना ही ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यानी इसमें कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विकास के नियम यानी क्या है, उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। इसी प्रकार इसमें दूसरा निष्कर्ष है, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। यानी हम ये अध्ययन किया कि जितनी भी अवस्थाएं हमने पढ़ी है उन अवस्थाओं में यानी उत्पादन के साधन यानी अर्थ को कार्ल मार्क्स ने महत्व दिया। यानी उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण होता है वे ही क्या है, उत्पादन के साधनों पर स्वामी होते थे। इसके साथ ही समस्त सामाजिक उत्पादन की स्थिति और उत्पादन के साधनों यानी क्या है, समाज की स्थिति किस पर निर्भर करती है, अर्थ पर यानी क्या है, उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। और उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर राज्य जो शोषित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, और इसलिए राज्य की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। यानी उसका मानना है कि परिवर्तन का कारण क्या है, सामाजिक विकास ही है, और साथ में आर्थिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का कारण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष मानवीय जीवन की कुंजी है। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमेशा से ही यानी समाज में वर्गों में अपने हितों के लिए संघर्ष रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व यानी स्टार्टिंग में जो दास प्रथा आरंभ हुई थी और एंड में जो श्रमिक वर्ग की विजय की संभावना व्यक्त की थी, उसने क्या है, वर्ग संघर्ष ने सामाजिक अवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया। यानी क्या है, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी दी उसमें क्या है, उसने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो साम्यवादी युग होगा वो वर्गहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी क्या है, साम्यवाद में कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो वर्गीय संघर्ष है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा, यानी श्रमिक वर्ग की अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, पूंजीपति का अंत हो जाएगा, यानी राज्य का विलीनीकरण हो जाएगा। मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के
आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की यानी संभावना व्यक्त करता है। इस प्रकार उसने अधिक साम्यवादी अवस्था में यानी दो वर्गों में संघर्ष के पश्चात पूंजीपति के अंत और साम्यवाद यानी वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना का आदर्श यानी साम्यवाद यानी श्रमिक वर्ग की विजय की संभावना व्यक्त की। अगला हम